हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र कैसे निकाला जाता है। दोनों अलग अलग केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आवर्धन का फार्मूला क्या बनता है, उस केस में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या लिखी जाती। अगर एक बार देखना चाहते हैं तो उन क्लास को दोबारा से एक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अंदर की यौगिक सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या होती, कैसे देखा जाता है। इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनाया था। इस केस में देखा था अंतिम प्रतिबिंब जब डी पर बन रहा था। साथ में यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता तो फार्मूला निकल के आया था -VO/U1 + D/Fe था और ये लेंथ थी उसकी। साथ में यहां पर देखा था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लिखा जाता है -VO/UO D/Fe लिखा जाता। उस केस में VO + Fe थी उस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दूरदर्शी के बारे में कि दूरदर्शी क्या होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दर्शन कोण। याद होगा दर्शन कोण क्या होता है। तो दर्शन कोण के बारे में बात करें तो दर्शन कोण को अल्फा से लिखते थे, ये फार्मूला होता था H/X। ये तो याद ही होगा, दर्शन कोण हम लोगों ने लिखना सीखा था प्रॉपर वे में। तो ये दर्शन कोण का सूत्र होता है, ठीक है। यहां पर देखो जो x लिखा जाता है वो बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो जाती है h से। और अगर वस्तु की दूरी उसके वस्तु के आकार की तुलना में बहुत बड़ी हो जाती तो यहां पर देखो अल्फा क्या होता है, घट जाता है। और अल्फा बढ़ाने के लिए मतलब दूर स्थित वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है, हमारे पास निकल के जो आता है इसे हम कहते हैं दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लिया, पूरा सरल भी पढ़ लिया, यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ लिया। यहां दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूरदर्शी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है इसे। दूरदर्शी में दो तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। एक तो होते हैं परावर्ती, जो परावर्तन की क्रिया पर आधारित होते हैं, परावर्ती। दूसरे होते हैं अपवर्ती, जिसमें अपवर्तन की क्रिया होती है वो अपवर्ती, जिसमें परावर्तन की क्रिया होती है वो परावर्ती होते हैं। बेसिकली हम किस दूरदर्शी के बारे में बात कर रहे होते हैं, खगोलीय। दूर स्थित जो पिंड होते हैं उनको देखने के लिए बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। तो पहला तो हो गया खगोलीय अपवर्ती, ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, यहां दूसरा पढ़ना है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। दो अलग अलग केस के बारे में हमें पढ़ना है। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, उसकी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने से अच्छा है वो करता क्या है, वो किस तरह से करता है, वो सारी चीजें हम जानें। तो पहला पॉइंट ये दर्शन कोण जो होता है छोटा हो जाता है क्योंकि बस दूर होती है, x की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उस केस में अल्फा छोटा आता है। इस अल्फा को बढ़ाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी को हम दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। जो परावर्तन की क्रिया पर काम करेगा परावर्ती होगा, जो अपवर्तन की क्रिया पर काम करेगा अपवर्ती होगा। खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग पड़ी हुई है खगोलीय दूरदर्शी में। पहली हेडिंग है अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर नेत्रिका और नेत्र लेंस दो होते हैं। इनको बना लेते हैं, सीधे बना लेते हैं। देखो कैसे, यहां पर एक रेफरेंस लाइन बनाओ, ऐसी एक सीधी लाइन बना दी गई, फिगर टेढ़ा ना हो। अब क्या करना है, यहां पर हमें बनाना है लेंसेस। ये लेंस बनाया जाता है। वहां पर जब हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर ये लेंस बना दिया गया और इसको हम मिला देते हैं ऐसे कुछ। याद होगा जब हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था तो ये अभिदृश्यक छोटा था। ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है। इसका द्वारक वहां छोटा था, एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, है यहां पर। ये देखो दिया गया है,
जब हम लोगों ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था तो यहां पर जो अभिदृश्यक दिया गया था, ये क्या था? अभिदृश्यक था। अभिदृश्यक था, तो अभिदृश्यक का देखो द्वारक छोटा था, आईपीस नेत्रिका का बड़ा था। ये क्या होता है? नेत्रिका। आईपीस का जो लेंस वो द्वारक था वो बड़ा था, लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, इसमें उल्टा है। इसका क्या होगा? तो यहां पर ये अभिदृश्यक लेंस का जो द्वारक होता है बड़ा होता है, क्योंकि हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किरणें उस पर आकर के गिरेंगी, तभी तो ऐसा देख पाएंगे हम। तो ऐसा हो गया। अब यहां पर खगोलीय दूरदर्शी में हम जानते हैं किरणें तो कहां से आ रही होंगी? अनंत से आएंगी किरणें। तो अनंत से किरणें आ रही तो कुछ ऐसा है, एक प्रकाश किरण इधर से आई, सीधे इधर चली गई, ऐसा हो गया। और बाकी किरणें भी आएंगी, समांतर किरण एक इधर आ गई, ठीक है, एक समांतर किरण इधर आ गई। और हम जानते हैं ये कैसा लेंस होता है, इसकी क्रिया भी हम लोगों ने देखी थी, कैसा लेंस है, क्या करता है, सारी बातें पढ़ी थी। तो ये क्या करेगा? इन किरणों को समेट लेगा। ये अभिसारी होता है तो किरणों को समेट के यहां कहीं पर गिराएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो फोकस पर मिलनी चाहिए थी, तो हम जानते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती तब वो फोकस पर मिलती हैं, अगर समांतर नहीं आती हैं तो फोकस के तल में मिलती। फोकस तल को परिभाषित किया था पिछली क्लास में, देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो यहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, इधर से ये प्रकाश किरण आ रही, इधर से प्रकाश किरण आ रही है, ये यहां पर आकर के गिर रही है, तो हम जानते हैं यहां पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, इनका उल्टा प्रतिबिंब बन गया। तो यहां कहीं पर वस्तु रही होगी, उसका प्रतिबिंब बन गया, इस प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, वस्तु रही होगी ये भी। तो इधर कहीं पर आभासी वस्तु मान भी लेते हैं, क्या दिक्कत है, इधर वस्तु मान लेते हैं ऐसी कोई रही होगी। तो ये ए है हमारे पास, ये बी है, उल्टा लिख देते हैं इसे, ये ए है हमारे पास और ये बी है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा और इसको मिला देंगे तो ये बी बनेगा, ठीक है। और ये जो बी होता है यहीं पर क्या होगा? इसका फोकस होगा। किसका फोकस है? ये ऑब्जेक्टिव का, तो एफओ लिखेंगे इसे। बढ़िया है, पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट बनाने के लिए अब हमें दूसरा एक लेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे बढ़ाना है ना, इसकी इमेज और बड़ी बनानी है। तो दूसरा लेंस ले लेते हैं, दूसरा लेंस इसके पास रखते हैं। ये लेंस छोटा होता है, ध्यान रखेंगे, मतलब इसका द्वारक छोटा रखा जाता है, ऐसा कुछ ऐसा। यहां से किरणें भेजो, किरण भेजेंगे तो पहली किरण तो इधर चली गई, यहां से चलेगी प्रकाश की किरण, इधर चली गई, और दूसरी प्रकाश की किरण यहां सी पर सीधे जाकर के आपतित हो रही है, ऐसा। अब ये प्रकाश किरण कहां पर बना रही प्रतिबिंब, कहां पर नहीं बना रही, तो इसका फिगर दिया गया है, देख लेते हैं। यहां पर ये डी पर बनाया है इन्होंने, हम उसी तरह से बनाते हैं, मान लेते हैं ये अनंत पर बन रहा है, ये देखो ऐसा, ये अनंत पर बन रहा। तो अनंत पर बन रहा होगा तो प्रकाश किरण ये कहां से निकली होगी? इसका मतलब ये प्रकाश किरण इस एफई से निकली होगी। ये क्या है? नेत्रिका है, नेत्रिका। और नेत्रिका को हम आई पीस कहते हैं तो एफई लिखा जाता है, और ये एफई लिखा गया तो ऐसा बन जाएगा, इधर किरणें चली जाएंगी तो इधर कहीं अनंत से दिखेंगी आती हुई। अगर यहां पर हमारी आंखें हैं, ऐसी हमारी आंखें हैं इधर, तो उन्हें लगेगा ये अनंत पर वस्तु रखी गई है। तो इस तरह से इसे बनाया जाता है। तो ये अनंत का केस बन गया, ये बन गया जब वस्तु कहां पर रखी बनी हो, प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। इधर देखो दो फिगर बनाते इसलिए हैं कि अगर पेपर में बनाना हो तो हम साफ सुथरा डायग्राम बना सकें, तो ऐसे बना लेना है। अगर इसको नहीं मिलाना चाहिए था अनंत पर तो क्या करते, थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देते, ये कहीं ना कहीं यहां पर जाकर के मिल जाती, जैसे यहां पर मिल रही है। अब हमारा कंसर्न वही जो पहले था कि हम अल्फा बीटा लिखे, तो देखो यहां अल्फा भी दिया गया है, बीटा भी दिया गया है। एक काम करो, यहां से अल्फा की वैल्यू देखो इस वाले त्रिभुज के अंदर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखेंगे, ओ ए डैश लिखा जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी होगी ना, ठीक है। और इसी तरह से अगर बीटा लिखा जाए तो बीटा क्या लिख सकते हैं, तो बीटा इस छोटे वाले त्रिभुज में लिखवाओ तो लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा यहां से यहां तक की दूरी जो कि लिखी जाती है यू ई। ऐसा ना लिखें, अभी लिख देते हैं ए डैश ई, बाद में लिख लेंगे उसे, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देते, तो हम जानते हैं आवर्धन क्षमता जो एम लिखी जाती है वो बीटा बटा अल्फा लिखी जाती है। बीटा बोलो क्या है, तो वो है ए डैश बी डैश बटा क्या लिखा गया है, ए डैश ई डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है, ओ ए डैश। कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं एक बार चेक कर लो।
यहां पर ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएंगे, ओ ए डैश डिवाइडेड बाई में बन जाएगा ए डैश ई। चेक करो, ओ ए डैश, ओ से लगा करके ए डैश तक की दूरी क्या होती है, ध्यान से, ये अनंत से किरणें आ रही हैं, इसके फोकस के तल में मिल रही होंगी, तो फोकस के तल में मिलेंगी। चेक करो फिर से, हमारे पास दूरी कौन सी हमें लिखनी है, तो यहां से लगा करके यहां तक की दूरी लिखनी है, तो ये दूरी क्या होगी, FO लिखी जाएगी। तो FO लिख दो यहां पर। तो इस केस में यहां पर हमारे पास जो ये रिजल्ट आएगा, इसमें हम लिखेंगे इसे FO अपान, यहां पर क्या लिखा जाएगा, UE लिखा जाएगा। देखो ए डैश ई क्या है, UE है, तो हम इसे माइनस UE के साथ लगा करके लिखेंगे। देखो साइन कन्वेंशन पहले ही हम लोगों ने प्रयोग कर लिया है, आवर्धन सूत्र तो निकल आया। देखो इतने में ही आवर्धन सूत्र पता चल गया, क्योंकि हम लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ रखा है। अब बात करते हैं आवर्धन को अलग अलग केस में अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहला वही, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। लिखो इधर, नए केस को डिस्कस करते हैं इस पेज पर। तो हमारे पास पहला एडजस्टमेंट होगा, पहला इसे कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने, ठीक है। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो फार्मूला हमारे पास में क्या है, एक बार चेक करो, F बराबर FO अपान माइनस UE आया है, ठीक है, ऐसा निकल के आया। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता कब है, ये बात तो हम जानते हैं ना, ये अनंत पर प्रतिबिंब तभी बनाएगा, इधर जाओ, इधर देखो, ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना रहा ना, तो वस्तु कहां पर थी, इसके, इस वाले के फोकस के ऊपर, मतलब जो भी ये होगा, इसका FO अगर यहां पर है तो यहीं पर FE भी होगा, तो अनंत पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसे सॉल्व करके लिख दो, कि हम लिखेंगे तो इस केस में लिख देंगे यहां से, चूंकि इस केस के लिए अगर लिख रहे हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं UE जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, FE के बराबर लिखा जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो M निकल के आएगा उसे लिख सकते हैं FO अपान FE लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर FO अपान FE लिखा जाएगा तो लेंथ ऑफ ट्यूब बताओ, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो यहां से बता सकते हैं दूरदर्शी की लंबाई L बराबर लिखेंगे। तो वापस आओ फिगर पर, कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। तो इसने जो प्रतिबिंब बनाया उसने अपने फोकस पर बना लिया, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना चाहते हैं तो वो प्रतिबिंब जो बने इसके फोकस पर बन जाए, तो FO प्लस FE हो गया। देखो चेक कर लिया, तो यहां पर FO प्लस FE, चिन्ह मत लगा देना कोई माइनस या प्लस का, इसमें सीधे सीधे वैल्यू रख देनी और आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया माइनस FO बटा FE और FO प्लस FE हो गई इसमें लेंथ, ठीक है। पहला केस डिस्कस कर लिया, ये सारे रिजल्ट्स हो गए इसके। अब इसके बाद दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो बना भी था, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब के लिए ऐसा नॉर्मल एडजस्टमेंट किया गया था कि जो FO और FE थे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो FO और FE अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो यहां पर फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया, M क्या निकल के आएगा, माइनस FO बटा FE, और साथ में यहां जो L लिखा जाएगा FO प्लस FE लिखा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। फाइनल फार्मूला ये हो गए। बोर्ड ने इस बार भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, करेंगे उसको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम। तो ये हमारे पास पहला केस डिस्कस हो गया। दूसरे केस के साथ डील करते हैं। दूसरा केस का फिगर देखो हमारे पास यहां दिया गया था। अब इसको हम देखते हैं और बनाते हैं कि अगर एक बार फिगर पर चलते हैं वापस से यहां, कि जब ये प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, फार्मूले में देखो तो FE का तो हम कुछ कर नहीं सकते, UE का तो कर सकते हैं ना। तो UE का अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए देखो यहां पर बात करते हैं कुछ कि 1/FE, तो ये तो प्लस का होगा, 1/VE, VE का मतलब ये हो जाएगा यहां माइनस डी पर बनाना ना लेफ्ट साइड में, और माइनस 1 क्या लिखेंगे, माइनस UE लिखा जाएगा। चिन्ह रख दिया है, दोबारा नहीं रखेंगे। यहां पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, किसकी वैल्यू चाहिए, FO से, तो एक काम करो FO से इसे मल्टीप्लाई करा दो इस पूरे को। तो अगर हम यहां लिखें तो FO अपान FE बन जाएगा। यहां पर लिख देंगे
यहां पर सिंपल वैल्यू निकाल लो ना, 1 बाई यू ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां पर बन जाएगा 1 बाई यू ई इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1 बाई एफ ई, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई डी लिखा जाएगा। सही है, सही है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 बाई यू ई इज इक्वल टू लिखा जाएगा डी प्लस एफ ई डिवाइडेड, एक मिनट, डी प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई में यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ ई इंटू में डी लिख सकते हैं। ये तो रिजल्ट्स आ गए। ये रिजल्ट क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो क्या निकल के आएगा, एक बार लिखते हैं इधर फिर से। ये इधर लिखा गया है आवर्धन क्षमता। कब की आवर्धन क्षमता, सेकंड केस की, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, डी पर बने, डी पर बनता हो। तो डी पर बनता होगा तो 1 बाई यू ई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, वो क्या निकल के आई है, एक बार चेक करो। तो वो निकल के आया है डी प्लस एफ ई, डी प्लस एफ ई अपान डी इंटू में एफ ई निकल के आया है। आवर्धन क्षमता क्या लिखी गई थी, तो माइनस एफ ओ अपान, यहां पर लिखा गया था यू ई, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस एफ ओ, ऐसा ठीक है, बिल्कुल सही है, इंटू 1 बाई क्या लिख देते हैं, यू ई लिख देते हैं। तो ये बन गया माइनस का एफ ओ, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो डी प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिख सकते हैं, एफ ई, और ये डी लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। एक काम करो, एफ ई को बाहर निकाल लो, m इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपान एफ ई तो बाहर निकाल लिया गया। अब डी को भेज दो, तो देखो 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई में डी बन जाएगा। देखो कितने आसान फार्मूले निकल के आ रहे हैं। डेरिवेशन भी इनका बहुत इजी, इसीलिए सेपरेट अलग अलग हम कवर कर रहे हैं इसे। माइनस एफ ओ बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी लिखा जाएगा। एक और सवाल यहां से पूछा जाता है कि ट्यूब की लेंथ बताओ कि अब क्या होगी, तो यहां लिख देते हैं दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई। तो दूरदर्शी की लंबाई के बारे में अगर बात करें यहां से, तो वो तो एल लिखी जाती है, और एल क्या होगी, तो एफ ओ तो लिखा गया था, यू ई और लिखा जाएगा। तो यू ई की वैल्यू तो हमारे पास निकल के आई है, देखो यहां से रख दो, तो एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ ओ प्लस यू ई, बोलो यू ई है डी इंटू में एफ ई डिवाइडेड बाई में एफ ई प्लस डी। ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएगी, ये आवर्धन मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, कोई मान यहां चिन्ह के साथ मत रखना, क्योंकि यहां सारे साइन ले लिए गए हैं पहले से ही। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आते कि जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता तब ऐसे फार्मूले लगेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता, तो ये देखो दोनों फार्मूले लिखे गए हैं, चिन्ह के साथ यहां पर मान नहीं रखना है, दूरियां है ये। और यहां पर नॉर्मल एडजस्टमेंट था, इस वाले एडजस्टमेंट को कहा जाता है स्पेशल एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट कहा जाता है। और ये इस समय पर हमारे पास डी पर बना प्रतिबिंब दिखाई देता है, और उससे हम काफी देर तक देख सकते हैं, इससे ये फायदा होता है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डेरिवेशन किया कि खगोलीय दूरदर्शी में कैसे कैसे अपवर्ती दूरदर्शी के साथ हम डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन से जो फार्मूले निकल के आते हैं दोनों के सेम होते हैं, चाहे वो परावर्ती हो या अपवर्ती हो, दोनों के फार्मूले तो सेम निकल के आते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है डेरिवेशन कैसे किया जाता है, पेपर में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इनको खुद ही ट्राई करें, पूरे डेरिवेशन को एक बार समझें, दोबारा से देखें, अगर समझ में नहीं आता करने की खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ये इस बार स्पेशली लिखे गए हैं बोर्ड के सिलेबस में, तो इनके डेरिवेशन पूछने के चांसेस यहां से ज्यादा बनते हैं। वैसे न्यूमेरिकल तो यहां से पूछा गया था, इस बार भी न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस यहां से ज्यादा है। तो हर एक फार्मूला हमें क्लियर होना चाहिए, उसका डेरिवेशन हमें आना चाहिए। अगर डेरिवेशन आता तो बोर्ड के क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि खगोलीय दूरदर्शी में अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे कि अगर परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी होता तो उसका रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है और उसके फार्मूले क्या निकल के आते हैं। तो फार्मूले तो यही निकल के आते हैं, रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।